हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन पार्ट है। आज का हमारा मेन फोकस होगा डेफिनेशन पार्ट के अंदर। और अगर आज आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आपको आने वाले सभी सेक्शन इजीली समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमने हमारा एक लोकल एक्ट जिसका कि नाम था द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918, वो अभी रिसेंटली कवर किया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। अब हमारी वही पहले वाली टेक्निक्स कि किसी भी एक्ट के बारे में जानने से पहले उसके बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि उसका एक्ट नंबर, उसका एनेक्टमेंट डेट, उसका एनफोर्समेंट डेट, उसको एसेंट किससे मिली, कब मिली, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो शुरू करते हैं हरियाणा अर्बन हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहली बात, ये एक्ट नंबर कौन सा है? ये एक्ट नंबर 11 है। कौन से साल का? 1973 का। मतलब 1973 में पास होने वाला 11वें नंबर का एक्ट कौन सा है? हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट है। अब अगर हम बात करें इसको सहमति किससे मिली और कब मिली, तो इसको रिसीव द एसेंट सहमति मिली किससे? गवर्नर ऑफ हरियाणा से। ये जो पर्सनैलिटी है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि पंजाब कोर्ट के अंदर दो पर्सनैलिटी थी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब और गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब। लेकिन अगर हम बात करेंगे हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन के बारे में, तो इसके अंदर जो सहमति मिली थी वो मिली थी गवर्नर ऑफ हरियाणा से। पर्सनैलिटीज के बीच में कंफ्यूजन मत करना। और इसको सहमति कब मिली थी? 25 अप्रैल 1973 को, 25 अप्रैल 1973। यहाँ तक हमने कवर किया। इसको एसेंट कब मिली? अब खाली एसेंट मिलने से कुछ नहीं होता, जब तक ये एक्ट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश ना हो जाए। तो हम ये बोलेंगे कि ये हरियाणा गवर्नमेंट के गैजेट में कब पब्लिश किया गया? 27 अप्रैल 1973। और जिस दिन ये पब्लिश किया गया तो उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ एनफोर्समेंट, लागू करने की तिथि। यहां तक की बात समझ में आई। हमने एनेक्टमेंट के बारे में पढ़ लिया जो कि थी 25 अप्रैल 1973। और एनेक्टमेंट कब हुई? जब इसको एसेंट मिली गवर्नर ऑफ हरियाणा से। फिर इसकी हमने एनफोर्समेंट पढ़ा जब ये पब्लिश हुआ किसमें? ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ये कब पब्लिश हुआ? 27 अप्रैल 1973 को। और हमने देखा कि इसको एक्ट नंबर 11 कहा जाता है 1973 का। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन नंबर 1। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि हर एक एक्ट का सेक्शन नंबर 1 लगभग सेम होता है, जो किसकी बात करता है? शॉर्ट टाइटल के बारे में और उस एक्ट के एक्सटेंट के बारे में, उस एक्ट के विस्तार के बारे में। तो इसमें भी यही बात कर रहा है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। अब अगर हम बात करें इसके क्लॉज 1 की, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लगभग हर एक्ट में सेम होती है। अब अगर हम बात करें इसके क्लॉज 2 में, इट शैल एक्सटेंड टू ऑल अर्बन एरियाज इन हरियाणा। इसका विस्तार कहाँ तक होगा? एक्सटेंड कहाँ तक होगा? अर्बन एरियाज के अंदर होगा जो भी हरियाणा में सिचुएटेड है। हरियाणा में सिचुएटेड जितने भी अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, उसमें इस एक्ट का विस्तार होगा। लेकिन कहां पर इसका विस्तार नहीं होगा? बट नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अप्लाई टू एनी कंटेनमेंट एरिया। किसी भी तरीके के कंटोनमेंट एरिया में इस एक्ट का विस्तार नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा अर्बन रेंट एंड एविक्शन का जो विस्तार है कहां पर नहीं होगा? सवाल ध्यान से सुनना, कहां पर नहीं होगा? तो कहां पर नहीं होगा? कंटोनमेंट एरिया में नहीं होगा। और कहां पर होगा? अर्बन एरियाज में होगा।
यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्लॉज 3 के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो एक्ट है कहाँ पर लागू नहीं होगा? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग? द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इज कंप्लीशन। और ऐसी हर एक बिल्डिंग जो कि इस एक्ट के लागू होने के दौरान बनी हो या इस एक्ट के लागू होने के बाद बनी हो, उस पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन कब तक लागू नहीं होगा? 10 साल तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। और कब से? जब से वो तैयार है। अगर ये एक्ट बना है 1973 अप्रैल में, तो अगर ये बिल्डिंग बनी है 1973 को, तो 10 साल तक अप्लाई नहीं होगा, मतलब 83 तक अप्लाई नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 2। आपको सेक्शन 1 के अंदर 10 साल की बात याद रखनी है कि कब तक अप्लाई नहीं होगा? 10 साल तक अप्लाई नहीं होगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2, जो कि बात करता है डेफिनेशन के बारे में। अब इसमें डेफिनेशन का एक सीक्वेंस हमें याद करना पड़ेगा, और सीक्वेंस मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। अब सबसे पहली डेफिनेशन हमारी आती है बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग मीन्स एनी बिल्डिंग, एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी बिल्डिंग का पार्ट हो जो कि लेट फॉर एनी पर्पस, जिसको कि किसी भी पर्पस के लिए यूज किया गया हो। अब वो पर्पस चाहे बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर द पर्पस और नॉट, चाहे वो अपने खुद के यूज के लिए किया हो या वो किसी दूसरे के यूज के लिए किया हो, वो भी एक बिल्डिंग ही मानी जाएगी। इंक्लूडिंग एनी लैंड। अब बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? लैंड आएगी बिल्डिंग के अंदर, गोडाउन आएगा बिल्डिंग के अंदर, आउट हाउस आएगा बिल्डिंग के अंदर, गार्डन्स आएंगे बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के अंदर लॉन्स आएंगे, बिल्डिंग के अंदर वेल्स आएंगे, कुएं, बिल्डिंग के अंदर टैंक्स आएंगे, बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट आएंगे, और उस बिल्डिंग में जुड़े हुए फर्नीचर भी आएंगे, उस बिल्डिंग में जुड़े हुए फिटिंग्स भी आएंगे, जो हमारे बाथरूम वगैरह की फिटिंग्स होती है, उस बिल्डिंग में जुड़ी हुई मशीनें भी आएंगी। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इंक्लूड्स इन बिल्डिंग, तो क्या क्या इंक्लूड होगा? लैंड, गोडाउन, आउट हाउस, गार्डन, लॉन, वेल, टैंक्स, अपार्टमेंट, फर्नीचर, और यहाँ तक कि उसके अंदर जुड़ी हुई फिटिंग्स और मशीनें भी, वो भी बिल्डिंग के अंदर कहलाई जाएंगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे कि कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है बिल्डिंग में, तो कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? रूम्स इन अ होटल, रूम्स इन अ हॉस्टल, रूम्स इन अ बोर्डिंग हाउस। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इस एक्ट के अंदर कौन सी चीज या कौन से एलिमेंट बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हमारा आएगा आंसर रूम इन अ होटल, रूम इन अ हॉस्टल और रूम इन अ बोर्डिंग हाउस। ये 3 चीज बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं हमारी अगली डेफिनेशन, जो कि कहती है कंट्रोलर के बारे में। सेक्शन 2B, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर कौन होगा? एनी पर्सन, जिसको कि अपॉइंट करेगी कौन? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट। वो हर एक आदमी कंट्रोलर कहा जाएगा जो आदमी अपॉइंटेड किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जो कि क्या करेगा? फंक्शन परफॉर्म करेगा। किसके अंतर्गत?
कंट्रोलर के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत कंट्रोलर की भूमिका जो अदा करेगा, जो इस एक्ट के अंतर्गत कंट्रोलर के तौर पर अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो आदमी कौन कहलाया जाएगा? कंट्रोलर। पहले में हमने पढ़ा बिल्डिंग, दूसरे में कंट्रोलर, बी सी, मतलब अल्फाबेटिकल हमें चलना है। 2A बिल्डिंग, 2B कंट्रोलर। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने देखा 2A में बिल्डिंग, 2B में कंट्रोलर। अब हम देखेंगे 2C में लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। अब ये मकान मालिक कौन होंगे? लैंडलॉर्ड इंक्लूड्स या मीन्स कोई भी आदमी, एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो, फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव, जो कि किसी रेंट को रिसीव करने का अधिकारी हो। और रेंट किसके बेस पे आएगा? किसी भी बिल्डिंग के बेस पर या किसी भी रेंटेड लैंड के बेस पर। ऐसा आदमी जो किसी रेंटेड बिल्डिंग के बेस पर या किसी रेंटेड लैंड के बेस पर क्या अधिकार रखता हो? किसी रेंट को रिसीव करने का अधिकार रखता हो, तो वो कहलाया जाएगा हमारा लैंडलॉर्ड। अब इसके साथ हमें और भी चीज पढ़नी है, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, या तो वो खुद उस रेंट को रिसीव करे या किसी के बिहाफ पे उस रेंट को रिसीव करे या किसी बेनिफिट के लिए उसको रिसीव करे ऑफ एनी अदर पर्सन, और या तो वो उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी के तौर पर उसको रिसीव करे या उस प्रॉपर्टी के गार्जियन के तौर पर उसको रिसीव करे या उस प्रॉपर्टी के रिसीवर के तौर पर उसको रिसीव करे या उस प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूटर के तौर पर उसको रिसीव करे रेंट को, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उस प्रॉपर्टी के रेंट को रिसीव करे या उस लैंड के रेंट को रिसीव करे। किसके लिए? किसी और पर्सन के लिए या खुद के लिए। और इसके साथ साथ क्या क्या जुड़ेगा इसके अंदर? इंक्लूड्स अ टेनेंट हु सबलेट, जो किराए पे ली गई प्रॉपर्टी को भी किराए पे दे देते हैं, उनकी बात कर रही है। इंक्लूड्स अ टेनेंट हु सबलेट एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन द मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइड। अब वो कैसे प्रोसीजर होंगे वो अब आगे देखेंगे। एवरी पर्सन फ्रॉम टाइम बीइंग फोर्स ड्राइविंग टाइटल अंडर द लैंडलॉर्ड, मतलब कोई अगर किराएदार है, उसने किसी लैंडलॉर्ड से किराए पर ले करके कोई प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे दे दी, तो वो किराएदार जिसने प्रॉपर्टी दी है वो भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ बात समझ में आती है। अब हमने देखा लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, अब हम देखेंगे नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की डेफिनेशन के बारे में, तो इसमें लिख दिया नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग बीइंग यूज, जो ऐसी बिल्डिंग जो यूज की गई, जो किस पर्पस के लिए? बिजनेस और ट्रेड के पर्पस के लिए। जो किसी व्यापार के पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज की गई हो वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएगी। साथ साथ क्या? पार्टली यूज फॉर द बिजनेस, जो कि कभी कभी यूज की जाती हो बिजनेस के लिए, एंड पार्टली यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमने किसी प्रॉपर्टी का छोटा सा पार्ट भी बिजनेस के लिए यूज किया है तो वो भी नॉन रेजिडेंट बिल्डिंग के तौर पर देखा जाएगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और ट्रेड इज इन द बिल्डिंग रिजाइड्स देयर। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसकी एक कंडीशन है, एक प्रोवाइड है, इसका एक प्रोविजन है, प्रोवाइजो है। और वो प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो दोनों पर्पस के लिए यूज की गई हो, रेजिडेंशियल भी और नॉन रेजिडेंशियल भी, सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन। अगर एक आदमी, ये सपोज ये एक प्रॉपर्टी है पूरी, इसका इतना भाग एक आदमी को दे दिया बिजनेस करने के लिए और इतना भाग एक आदमी को दे दिया रहने के लिए, तो इस केस में क्या होगा? द पोर्शन thereof let out for the purpose of residence shall not be treated as non-residential building। मैंने बताया, अब जैसे ये बिल्डिंग है,
ये आपकी बिल्डिंग है, इसका पार्ट, इतना पार्ट बिजनेस करने के लिए किसी को हमने रेंट पे दिया, इसका इतना पार्ट हमने किसी को रहने के लिए दिया। तो ये जो रहने वाला हिस्सा है इसको हम नॉन रेजिडेंशियल एरिया में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे, लेकिन इस वाले हिस्से को जो हमने किसी को रहने के लिए दिया है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे किसमें, नॉन रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। अब हम इसकी पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। वेयर अ बिल्डिंग इज मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड, it shall be deemed to be non-residential building even though a small portion thereof is used for the purpose of residence। यहाँ पर बोल दिया गया है कि जो ऐसी बिल्डिंग्स जो केवल और केवल पर्पस क्या है, बिजनेस का पर्पस है, जिसका पर्पस क्या है, ट्रेड का पर्पस है, अगर उस बिल्डिंग में से कोई छोटा सा पार्ट किसी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी दे दिया गया हो तो भी वो नॉन रेजिडेंशियल के कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला सेक्शन, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है। प्रिस्क्राइब का मैंने बताया था कि जो इस एक्ट के अंतर्गत प्रिस्क्राइब कर रखा है, इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे अगली डेफिनेशन जो कि कहता है रेंटेड लैंड के बारे में। रेंटेड लैंड मीन्स एनी लैंड लेट सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर प्रिंसिपली फॉर बिजनेस और ट्रेड। ऐसी जमीन जो कि बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज के लिए दी गई है, बिजनेस और ट्रेड के लिए। रेंटेड लैंड वो कही जाएगी जिसको कि हमने बिजनेस और ट्रेड के लिए दे रखा है, और रेजिडेंशियल लैंड कौन सी कही जाएगी, जिसको हमने रहने के पर्पस से दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहेंगे नॉट यूज फॉर द नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारी अगली डेफिनेशन जो कि कहता है टेनेंट के बारे में, किराएदार के बारे में। अब किराएदार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखेंगे टेनेंट मीन्स एनी पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेबल। जो आदमी खुद रेंट पे करे या उसके बिहाफ पे कोई और पे करे। किस लिए, रेंट फॉर द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। अब बिल्डिंग की हमने बात करी जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आएगी, और रेंटेड लैंड की बात करी जो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आएगी। includes a tenant continuing in the possession after the termination of his tenancy। एग्रीमेंट बना 11 महीने का, टाइम एक्सपायर हो गया, लेकिन टेनेंट उसमें रह रहा है और अपना किराया दे रहा है, तो वो भी टेनेंट की कैटेगरी में आएगा। और इसके साथ साथ कौन कौन आएंगे, इंक्लूड्स अ टेनेंट कंटिन्यूइंग टेनेंसी एंड इवन सच आफ्टर डेथ, ये हमने पढ़ लिया है। सच ऑफ हिज हायर्स, जब कोई टेनेंट मर जाता है तो उसके हायर्स। मेंशन इन शेड्यूल अपेंडेड टू इस एक्ट एंड हु वर ऑर्डिनरी रिसाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ आमतौर पर रहा करते थे, वो उसके बाद टेनेंट कहे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड ये नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन प्लेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है। लेकिन इसमें और क्या क्या है, एक्सेप्ट विद द रिटर्न कंसेंट। अब यहाँ पर रिटर्न कंसेंट चाहिए, किसकी, लैंडलॉर्ड की। बिना लैंडलॉर्ड की लिखित सहमति से कोई भी आदमी टेनेंट नहीं बन सकता। और अ पर्सन टू होम द कलेक्शन ऑफ रेंट और फीस इज पब्लिक मार्केट, कार्ट स्टैंड और स्लॉटर हाउस और रेंट फॉर शॉप हैज बीन फ्रेम्ड आउट or leased by the municipal town notified area committee।
मतलब अगर हमें किसी को टेनेंट बनाना है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पहली लिखित सहमति किसकी, किराएदार वो मकान मालिक की, और उसके बाद ऐसे आदमी की जो उस मकान मालिक के बिहाफ पर रेंट रिसीव करता हो, और कोई पब्लिक मार्केट में हो, कोई स्लॉटर हाउस में हो, कोई रेंट शॉप का हो, या कोई भी म्यूनसिपल टाउन या किसी भी नोटिफाइड एरिया का हो। इस कैटेगरी को हमें ध्यान में रखते हुए टेनेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, हमारा अगला सेकंड है हमारे अगली डेफिनेशन अर्बन एरिया के बारे में। मीन्स एनी एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय म्यूनिसिपल कमिटी, अ नोटिफाइड एरिया कमिटी, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और एनी एरिया डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू द अर्बन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा, म्यूनिसिपल कमेटी का होगा, और कहाँ पर नोटिफाइड होगा, उस कमेटी के गैजेट के अंदर। और तीसरी बात, कोई भी फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यहाँ पर ये पूछ सकता है। एनी एरिया डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी अर्बन एरिया फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस एक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और डिस्कस किया है। हमारे आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर हम और डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर टोटल सेक्शन हमारे हैं 24, और चैप्टर कोई भी नहीं है। और मेरी कोशिश रहेगी कि इन 24 सेक्शन को आपको 5 से 6 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करवा दूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।